अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जनूबी एशिया के दो ऐसे ममालिक हैं जिनकी रिवायात, सकाफत, जोग्राफियाई, लिसानी और मजहबी वाबस्तगी में यकसानियत पाई जाती है। और अशरफ गनी के इब्तिदाई सदारती दौर में हामिद कारजाई के बरखिलाफ काबुल इंतजामिया का रवैया कदरे बेहतर था, लेकिन भारत सियासी चालों के जरिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बदजन करने में अपने तमाम तर वसाइल खर्च कर रहा है। और हम जानते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस NDS पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस हैं, और जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया भर के सामने पेश किए जा सके। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की आमदरफ्त रोकने के लिए अपने तौर से पाक अफगान बॉर्डर सील कर दिया, और पूरी कोशिश है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को मुस्तैद और मौसर बनाकर सरहद को दोबारा खोला जाए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो बहाल हो सकें, जो इस वक्त बॉर्डर सील होने की वजह से बुरी तरीके से मुतासर हैं। ये दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान जो इस वक्त एक सरहदी तनाज़ा चल रहा है, सरहदी कशीदगी चल रही है, इसको बड़ी हद तक कम करने के लिए और हालात को मामूल पर लाने के लिए अब हम देख रहे हैं कि बरतानिया भी सरगर्म हो गया है। और आज के प्रोग्राम में इसी अहम नुक्ते को अपना मौजू बनाएंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। कराची में हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में कादिर खान यूसुफजई साहब ने। आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसी तरह हमें पेशावर से ज्वाइन किया ब्रिगेडियर महमूद शाह रिटायर्ड ने। आप माहिर उमूर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत हर तमाम मामलात पे बहुत गहरी नज़र है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जनरल खालिद नईम लोधी साहब भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। कादिर यूसुफजई साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो जिस तरीके से पाकिस्तान की एक रियासत जहन में है, वैसी एक जहन में आता है कि शायद अफगानिस्तान भी एक मुकम्मल तौर पर रियासत है, या जहाँ पर मुकम्मल तौर पर हुकूमती कंट्रोल है। लेकिन कहा यह जाता है कि सिर्फ 40% अफगान जो इलाका है, अफगान रियासत है, इसके ऊपर उनकी हुकूमत का कंट्रोल है, बाकी 60% जो है वो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। तो वो किसके कंट्रोल में, कुछ ज़रा इन डेप्थ हमें बताइएगा, है क्या अफगानिस्तान में? देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है, और जो अफगानिस्तान की दोहरी हुकूमत जिसे कहा जाता है 50-50 हुकूमत के नाम से मशहूर है, काबुल दोहरी इंतज़ामिया, वो बड़े दावे करते भी नज़र आती है, लेकिन ख़ुद उसके अपने काबुल जो दारुल खिलाफा है अफ़गानिस्तान का, वो सदारती महल से ज़्यादा नहीं है। अफ़गानिस्तान के मामले में आप गुड और बैड तालिबान की बात नहीं कर सकते। वहाँ पर अब वाज़ा तौर पर हम मुस्तकबिल में और हालिया तनाजुर में जो देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान भारत की पॉलिसी पे चल रहा है। उसने अपने मुकम्मल कंधे और अपनी मुकम्मल सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए भारत को लीज़ पे दे दी है। भारत अपना मुकम्मल असर रसूख, अपना मुकम्मल वसाइल, यहाँ तक कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत राजस्थान के इलाके में किए जाना, और फिर जिस तरह से रॉ एजेंट्स का उनके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलना और उनके जो खुफिया एजेंसी के साथ काम करना, फिर बॉर्डर पे चौकियों पे उनके एजेंट्स का बैठना, जब ताफ्तान बॉर्डर या तोरखम पर गेट्स बनाए जा रहे थे वहाँ पे गोलाबारी करना और उनके एजेंट्स का बाकायदा वहाँ पे मौजूद होना, उनकी लाशों को वहाँ पे बरामद करना और फिर बड़ी मिन्नत समाजत करके ले जाना। तो फिर ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि जब आप बात करें कि इतना इन्फ्लुएंस है उनके भारतीय एजेंसियों का भारत का, तो एक भारत के फेवर में क्या है, अमेरिका के हक में क्या है? एक मुस्तहकम पुरअमन अफगानिस्तान या एक शोरिश ज़दा अफगानिस्तान जो कि हिस्से टुकड़ों में बटा हुआ हो, जहाँ पे शरंगेजी हो, ताकि उसको नेटो फोर्सेस का और अपनी मौजूदगी का वहाँ पे भारत को भी जवाज़ मिले और अमेरिका को भी जवाज़ मिले। तो ये जब हम सन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के लोगों की, तो उनकी जहनों में ये बात नहीं आती कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान की तो एक अपनी सकाफत है, एक तारीख़ है। बड़ा मशहूर तौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि हम 5000 साल की तारीख़ रखते हैं, 1400 साल से मुसलमान है और 70 साल से पाकिस्तानी है। अफगानिस्तान में ये तस्वुर नहीं है। अफगानिस्तान में या तो पुख्तून है या पुख्तून नहीं है, लेकिन वो एक अफगानी है। और अफगानिस्तान का अपना जदीद तस्वुर जो है उसको 1919 में जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद है। लिहाजा अभी तक जो भी सूरत हाल वहाँ पर चल रही है, भारत
तो उसका एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करे। उसकी दिली ख्वाहिश ही बाकायदा उसने ऐलान भी किया है कि हम कुछ ही अरसे में, मुख्तसर अरसे में 26 टुकड़ों में पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो अपने भारतीय सही तरीके से रोटी दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। उनको 26 टुकड़े रोटी के दे दे ताकि उनके खिलाफ बातें ना कर सके। तो भारत तो ये खुशगुमानी में रहता ही रहता है और रहेगा ही हमेशा। अमेरिका की जहाँ तक बात है तो अमेरिका 15 साल से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो अफगानिस्तान पे काबिज नहीं हो सका। 34 ममालिक की फोर्स, 43 ममालिक की फोर्स नेटो के साथ मिलकर उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अगर कामयाबी होती तो दोबारा अपने फौजी क्यों भेजता। ठीक, अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस अहम नुक्ते को यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे विद योर परमिशन। वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। और इस वक्त हमें जनरल खालिद नईम लोधी रिटायर्ड ने ज्वाइन किया। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान चाहता है कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो, मुस्तहकम अफगानिस्तान हो, लेकिन अमरीका और बिलखुसूस भारत जिसकी कठपुतली बना हुआ है इस वक्त अफगान हुकूमत, उनके लिए वो कैसा अफगानिस्तान चाहते हैं, एक मुस्तहकम या गैर मुस्तहकम और शोरश ज़्यादा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जितना शोरश ज़्यादा अफगानिस्तान हो, जितना अमन वहां पे नहीं होगा, उतना ही नेटो फोर्सेस और भारत को वहां पे रहने का जवाब होगा उसके पास। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों है और क्या वो यहाँ से जाना चाहेगा। अब देखिए, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, सीपैक और इस इलाके के न्यूक्लियर एसेट्स, ये तमाम चीजें अगर आप ज़हन में देखें तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से बिल्कुल जाना नहीं चाहेगा। अब अगर वो यहाँ रहना चाहता है, इसके दो ही तरीके हैं। नंबर 1 कि या तो वो अफगान तालिबान को शिकस्त दे दे जिसमें वो नाकाम हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि जो रीजनल मुल्क है सबको साथ मिलाकर अपना यहाँ बैठने का इंतजाम किए रखे, जिसमें पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो और वो जो आपने बात कही कि अगर यहाँ पर अमन हो जाए अफगानिस्तान में बिल्कुल, तो सबसे पहला मुतालबा जो अफगान करेंगे अमेरिका से और इंडिया से, वो ये कहेंगे जी अब आपका इधर क्या काम है, आप तशरीफ ले जाइए। तो साफ ज़ाहिर है वो यहाँ टर्मोइल भी रखना चाहता है। तो ये आपकी असेसमेंट ठीक है कि वो यहाँ टर्मोइल रखना चाहते हैं, लेकिन अपने कंडीशंस के ऊपर हो सकता है कि वो कुछ न कुछ अमन की बात पर आमादा हो जाए। लेकिन चूंकि यहाँ रहने के लिए मैंने 2 कंडीशंस बताई हैं कि या तो अफगानों को हरा दे जो वो नहीं कर सका, या पाकिस्तान के साथ करे। तो इसीलिए आपने देखा है कि अब पाकिस्तान की तरफ सर भारतीय दबाव में आकर, उनकी चाल में आकर अशरफ गनी साहब ईसीओ इजलास में तशरीफ नहीं लाए थे। और ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें 5 वज़ीर-ए-आज़म, 3 प्रेसिडेंट और सैकड़ों हमने देखा कि उसमें आला सिफारती हुक्काम पाकिस्तान में मौजूद थे। बहुत जबरदस्त किस्म का ये इवेंट था। उस मौके पे रूस ने और साथ ही साथ चीन ने अपना भरपूर सिफारती किरदार अदा किया। और नाउ अब हम देख रहे हैं कि बरतानिया भी पाक अफगान ये कशीदगी को खत्म करने में, इसको न्यूट्रलाइज करने में आगे बढ़ रहा है। तो ये आप इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि अमेरिका के अगेंस्ट ये तमाम ममालिक जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े, और पाकिस्तान का इटसेल्फ अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनता जा रहा है। जी, ये एक तो मैं जो यूके की काविश है, इसको मैं रूस और चीन की काविशों के साथ मिलाऊंगा नहीं, ये मैं अलग बात करता हूँ आपसे। ये जो ये बात है ना कि जो अफगान हुकूमत है, इसको कभी भी मैं दोष नहीं देता, क्योंकि आप देखिए कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कितना हैवी है अमेरिकन का, सारे उनके पैसे पे मामला चल रहा है। उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस का कितना इन्फ्लुएंस है। लिहाजा अफगानिस्तान एज ए कंट्री और अफगान हुकूमत को अलग अलग समझना चाहिए, और इसलिए उनकी बातों का बुरा नहीं बनाना चाहिए, मेरा ख्याल है। और हमें हर हालत में अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। जहाँ तक यूके जो कोशिश कर रहा है, ये अमेरिका के बेहस पे ही कर रहा है मेरे ख्याल में। और इसका मकसद ये है कि ये जो अभी थोड़ा सा चीन और रूस, तुर्की, पाकिस्तान, इनकी एक कोलिशन टाइप बन रही है, एक ब्लॉक बन रहा है, और वो अफगान तालिबान से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसको स्कटल करने के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा, ये जो अभी आपने बॉर्डर बंद किया है, इस पे गो के ज्यादा शोर नहीं मचा नेटो की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से, वो बड़े बुरी तरह हिट हुए हैं, उनकी लॉजिस्टिक हिट हुई है।
तो ये यूके कोशिश कर रहा है बेसिकली, या आप यूं समझें कि अमेरिकन की लॉजिस्टिक को खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अच्छा जनरल साहब, आपने अभी फरमाया कि बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए अफगान हुकूमत को। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, अफगान सफीर को जो है वो GHQ में बुलाया जाता है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि किसी मुल्क के सफीर को GHQ बुलाया गया। बहुत सख्त पैगाम, 72 दहशतगर्दों की लिस्ट दी। जवाब में अफगान हुकूमत आपको एक लिस्ट दे देती है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि उनका बुरा नहीं मनाना चाहिए? थोड़ा सा जरा समझ नहीं पा रहा मैं इस बात को। मतलब ये है कि जब उनके बस में कुछ नहीं है, वो हर काम जो किसी के कहने पे करते हैं, हिज मास्टर्स वॉइस पे करते हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं कह रहा कि जो उनकी गलती है वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बस में नहीं है, अपने एक्शन उनके बस में नहीं है। वो ऐसे ही है, वो एक किस्म के कारिंदे हैं अमेरिका के और हिंदुस्तान के। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कादिर यूसुफजई साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो बात की कि रूस जिस तरीके से आगे बढ़ा, चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बरतानिया अब जो है आगे बढ़ रहा है, ये जो ब्लॉक है CPEC के तनाजुर से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो इस चीज़ के आप लोग भी वजाहत ले लेनी चाहिए कि बरतानिया का क्यों किरदार आ रहा है। हाँ। वो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर क्यों किरदार अदा करना चाह रहा है या मेज़बानी क्यों करना चाह रहा है? वो इसलिए कि अफगानिस्तान को तकसीम करने और सरहदी कशीदगी बढ़ाने में सबसे पहला किरदार ही बरतानिया का था। 1846 में जिस वक्त ट्रिमोंट लाइन बनाई गई थी और ब्रिटिश अफगानिस्तान तकसीम कर दिया गया था, उसके बाद से लेकर आज तक यही कशीदगी रही है। इसी चीज़ को हामिद करज़ई ने उठाया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा ले जाएंगे कि जो पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल अब इलाके अब उसकी रियासत का हिस्सा बन चुके हैं, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले किए जाए। अभी तक जो अशरफ गनी नहीं कहा करते थे, वो भी अब हामिद करज़ई की ज़बान कहने लगे हैं। पहली मरतबा बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से 2013 में तीनों मुल्कों के वज़ीराए आज़म ने बरतानिया में जब पहली कॉन्फ्रेंस की तो बॉर्डर मैनेजमेंट पर वहाँ पर इत्तफाक हुआ इसी बात पर कि जो 2600 किलोमीटर तवील सरहदी लाइन है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ इकदाम किए जाए। अभी तक तो अफगानिस्तान इस चीज़ को मानता ही नहीं था, ना कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल यहाँ पर आती चली गई और होती चली गई, उसमें यह ज़रूरी हो गया है कि किसी न किसी तरीके से 2600 किलोमीटर के उन इलाकों को, उन जगहों को सील किया जाए जहाँ से स्मगलिंग हो रही हो। अभी गुज़श्ता जो इजलास हुआ जिसमें अफगानिस्तान को शरीक नहीं किया गया, चीन, रूस और पाकिस्तान के नया एक ब्लॉक की सूरत है जिसमें अफगानिस्तान नाराज़ भी हुआ कि मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया। तो उसमें बुनियादी नुक्ता ही यही था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई तजारत का कोई ऐसा वफ्द जो भी था उन्होंने उनको बताया कि जी आप किस तरह इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्शन का उनका ना कोई कानूनी जवाज़ है, ना इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई अहमियत है। और अगर ऐसा होता तो ये जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ ही जा सकते थे। ये ज़्यादातर जो है मीडिया में इसके मुतालिक बयानात देते तो यकीनन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि फिर वो जिस तरीके से ईस्ट तैमूर और साउथ सूडान का जो मसला हल हुआ, उस तरह उसको यहाँ पे भी लेके आया जा सकता था। इंटरनेशनल फोरम्स जो इसको जरूर खींचते कहीं ना कहीं से। नहीं, मेरे ख्याल में उसके साथ इसका ताल्लुक ही नहीं। हमारे मुताबिक तो ये कोई इशू ही नहीं है। अफगानिस्तान की हुकूमत को मैंने जैसे अर्ज किया कि उनके पास कोई कानूनी जवाज़ है नहीं। ओके सर बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी बात। ना मैं ये जानना चाह रहा हूं कि CPEC इस वक्त जो है इस पूरे खत्ते को तब्दील करके रख देगा। रूस अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, CPEC को ज्वाइन करना चाह रहा है। ईरानी सदर जो हैं वो इस वक्त ECO इजलास में शरीक हुए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। नाउ सोच कुछ भारत के अंदर भी अब आ रही है कि आपको भी इन सारी चीजों को छोड़ के और इसको अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहिए CPEC को। नाउ तो मैं जानना चाहूंगा कि CPEC जो है वो कितनी बड़ी कुव्वत बन सकता है पाकिस्तान के लिए, और ये जो भारत और अमेरिका के अगेंस्ट जो एक ब्लॉक चीन का, रूस का, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा, ये कितना पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है? दरअसल CPEC एक बहुत मुस्बत चीज़ है।
हिंदुस्तान सिर्फ अपनी रिवायती दुश्मनी की वजह से इसकी मुखालफत करता रहा है और मेरे ख्याल में वो मुखालफत दम तोड़ देगी जब ये थोड़ी सी जो है अपनी वजूद में आ जाएगा और ये इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत ही बड़ा सरमाया है कि जहाँ पर आपको जहाँ चीन के नॉर्दर्न सूबे हैं उनके लिए रूस के कुछ इलाके हैं जो कि उनके मास्को से और उससे दूर है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ये तमाम मतलब है दुशंबे से जो उरुमची है वहाँ तक एक रोड मौजूद है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ममालिक और अफगानिस्तान का भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो सर आपके जहन में इस वक्त क्या ऐसे इक़दाम हैं जिससे आप समझते हैं कि ये दोनों जो ब्रदर ममालिक हैं इनके दरमियान जो इस वक्त टेंशन ज़्यादा माहौल है इसको डिफ्यूज़ किया जा सके, हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके? मेरे ख्याल में जिस तरीके से अफगानिस्तान इस रास्ते पे चला हुआ है बेहतरीन तरीका ये है कि उसको इग्नोर किया जाए, उनके साथ कोई बातचीत न की जाए। डिप्लोमेसी के चलो कोई उसूल होते हैं और जब इस तरह बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जैसे यूके है उन्होंने दरख्वास्त की कि आप आ जाए और बातचीत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने कोई बुराई नहीं की और उनके साथ बहुत सी अच्छाइयाँ की है। यानी हमारे उनके मैं अभी किसी को बता रहा था कि 30 अरकान पार्लियामेंट ये अशरफ गनी के पास गए और उनको कहा है कि जो मौजूदा पॉलिसी आप पाकिस्तान के बारे में अपना रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को फिशार के नीचे लाया हुआ है, यानी एग्जैक्ट वर्ड उसके है फिशार, वो दबाव को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दबाया हुआ है और देखते हैं आप देखेंगे कि इससे तो ये तो बचपने वाली बात है। सही बात है और ये उसके साथ किया जा रहा है जो पिछले 3 दिहाइयों से 25 लाख अफगान पनाहगज़ीनों को अपने यहाँ समेटे हुए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा जो है अफगानिस्तान के साथ एहसानात किए हैं। अभी भी अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो खुराक जैसी बुनियादी ज़रूरत है, गंदम जैसे ये खाद है, फर्टिलाइज़र है, ये सरिया है और चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से अभी भी जा रही हैं वहाँ पर और उनकी आबादी जो है ये पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार रखती है और पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसमें ममानियत नहीं डाली उन्होंने और वो देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के जो मौजूदा रूलर हैं वो शायद बेवकूफ़ी में ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कादिर खान यूसुफजई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त वो क्या इनकलाबी इक़दाम हो सकते हैं फौरी तौर पर जिन्हें हम करना चाहें और दोनों जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं इनके दरमियान जो कशीदगी है, जो टेंशन है वो नॉर्मलाइज हो सके, वो कशीदा माहौल जो है वो ख़त्म हो सके। देखिए इस हवाले से अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा है मैं उससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर उनकी हर बात को, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उनको अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का एहसान उनके ऊपर है। हम 38 सालों से अफ़गान भाइयों की मेज़बानी कर रहे हैं, उनको अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है, उनके आने जाने पे पाबंदी नहीं है, उनकी शादी ब्याह पर पाबंदी नहीं है, उनके कारोबार पर पाबंदी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता, कैंपों में रखा जाता है। हमारी उसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान है जहाँ 11 लाख से ज़्यादा महाजरीन हैं जिनको शहरों से दूर कैंपों में रखा गया है, जिनको काम करने की इजाज़त नहीं है, जो ईरान में आसानी से घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते और उनको अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद पे ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अफ़गान भाइयों को अपने गले से लगाया। लेकिन अब काबुल हुकूमत जो है, जिसे आप इस्लामी हुकूमत कह रहे हैं, वो असल में अमरीकी हुकूमत की पटू हुकूमत है, वो इस्लामी हुकूमत नहीं है। वो अब उन भाइयों का गला
गलों में जो है फूल के हार डालने के बजाय अब उनके गले काटने के लिए तैयारी कर रही है। ठीक। तो उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। और अमेरिका क्यों नहीं चाहता? इसलिए कि वो रूस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि उसने पूरी आलमी तौर पर एक अपने आप को SHO बनाया हुआ है और इस जनूबी खिते के अंदर वो इंडिया को जो है एक SHO रखना चाहता है जो सारे के सारे एशियाई ममालिक, जनूबी एशिया ममालिक जो हैं उसके कहने पे चले। तो इस सूरत हाल में मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब हो सकते जब आप किसी की बात माने। वरना जिस तरह से अफगानिस्तान में अमारात इस्लामिया की हुकूमत और उनकी रियासतों पर, सूबों पर उनकी कंट्रोल है और उन्होंने सियासी दफ्तर कतर में बनाया हुआ है, तो अमेरिका जब चाहे वहाँ पर मुज़ाकरात करके अफगानिस्तान के मसले को हल कर सकता है। पुख्तून अवाम के पास सबसे बड़ा मसले हल करने का एक तरीका जरगा है और अफगानिस्तान की हज़ारों साल की तारीख रही है कि वो अपने तमाम मसाइल जरगे के जरिए हल करते रहे हैं। तो आपने जो वो SHO वाली बात कही उसको जरा मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने रखता हूं। महमूद शाह साहब, जानना चाहूंगा कि आलमी तौर पे SHO जो है वो अमेरिका अपने आप को समझता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में जो शख्स आया, अब उसको क्या SHO से कहीं बढ़कर वो तो IG, DIG और उसके भी ऊपर चले जाएं, उसकी क्या पॉलिसी होगी सर? मेरे ख्याल में वो फिलहाल कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे, लेकिन इस इलाके में जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो बदली हो रही हैं। आपको पता है कि वहाँ पर इराक में और शाम में IS या दाइश जो भी है उनको पे दर पे शिकस्तें हो रही हैं और ये तब मुमकिन हुआ जब वहाँ पर रशिया ने इंटरवीन किया और दुनिया के सामने उन्होंने UN में ये बताया कि ये जो यहाँ पर दहशतगर्द है, ये जो दाइश है, इनको दरअसल अमेरिका और यूरोप जो है इमदाद दे रहा है। उनको इसी तरह एक्सपोज करने के बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। फिर उसके बाद एक स्पेस खाली नज़र आ रहा है वो अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि हुकूमत का रेट न होने की वजह से ये शक पाया जाता है कि दाइश जो है यहाँ पर कहीं मुंतकिल ना हो जाए और इसके लिए रशिया, चाइना और पाकिस्तान को फिक्र है और इसके लिए वो इस पे मिल भी चुके हैं। और अमेरिका को अभी ये फिक्र है कि अगर उसी स्टाइल के ऊपर जो जिस तरह सीरिया में उन्होंने मुदाखलत की, तो यहाँ पर रशिया ने अगर मुदाखलत की और रशिया जो है वो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वो उनको वो एक फार अब्रॉड या अपना बॉर्डर समझता है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है। तो यहाँ पर दाइश होने से उनको भी एक ख़तरा होगा, तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बातचीत शुरू की है और सोच शुरू की है। तो अमेरिका को फिक्र है कि अगर रूस ने यहाँ पर भी इंटरवेंशन की तो क्या बनेगा। ठीक, और तो ऐसे में सर बर वक्त क्या खारजा पॉलिसी आप देखना चाहेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो किस हद तक तब्दील होने की जरूरत है या उसकी क्या एक गाइडलाइन सेट होने की जरूरत है? दरअसल पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जो है जो अपनी पॉलिसी है, जिस तरह स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए उस तरह होना चाहिए। स्टेट टू स्टेट पॉलिसी जज्बात पे नहीं होती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर काफी सारे लोग कहते हैं जी हमारे भाई है, गरीब है, फलाना है, डिगड़ा है, तो इससे ये तो मतलब नहीं कि हम अपने बॉर्डर खोल दें। तो बॉर्डर के ऊपर जो हम कहते हैं बॉर्डर मैकेनिज्म, इसको मजबूत किया जाए और इसके अंदर अफगानिस्तान की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। वो नहीं समझते कि जी बॉर्डर जब मजबूत होगा तो जो इल्जाम वो लगा रहे हैं कि यहाँ से दहशतगर्द वहां पर जाते हैं तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है मजबूत बुनियादों पे ये है कि इस बॉर्डर को मजबूत किया जाए। बॉर्डर के साथ जो इलाका है जिसको फाटा हम कहते हैं, वहाँ पर अभी जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको तेजी से लाया जाए, अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ाई जाए ताकि वहाँ से जो कुछ भी आता है उसको वहीं पर एब्जॉर्ब किया जाए, वहीं पर स्टार्ट किया जाए। अफगान रिफ्यूजीज के लिए UN के जो इदारे हैं उनके थ्रू और उनकी वापसी के ऊपर जोर दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर उन दहशतगर्दों के जो नेटवर्क है उनके खिलाफ काम किया जाए। तो ये जो न्यू पॉलिसी है
बेसिकली दिफाई पॉलिसी है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जब अफगानिस्तान ने और उनके एनडीएस ने और वहाँ पर रहा ने पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के हमले किए 2-3 हफ्ते पहले, उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर जाकर इनको सजा दी जाए, तो वो ऑफेंसिव एक्शन, तो वो अच्छा हुआ है कि एट गवर्नमेंट लेवल इन्होंने कहा कि ये मसले का हल नहीं है। ठीक है, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम अमन बराबरी के लिए आपने वक्त निकाला। एक बार फिर कादिर खान यूसुफजई साहब, इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की, जो पॉलिसी लाइन हमारी होनी चाहिए, खर्चा पॉलिसी, वो सेट टू सेट पॉलिसीज हमारे इशूज़ के ऊपर होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? लास्ट कॉमेंट्स आपके। सबसे पहले और सबसे आखिरी बात ये कहूँगा, पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी बना ले, क्योंकि अभी तक उसकी खारजा पॉलिसी नहीं है। वो हमेशा दूसरों की खारजा पॉलिसियों की हिदायत पर और डूमर के मुतालबात पे ही चलता रहा है। इस दफ़ा वो कोशिश कर ले, उससे कोशिश की है, जो बॉर्डर बंद की है इस पे कायम रहे और एक पॉलिसी बना ले कि हमने इस दफ़ा किसी की बात नहीं माननी और हमने अपने मुमलिकत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जब तक हमारी मुमलिकत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उस वक्त तक ना इस खत्ते में कामयाबी आ सकती है, ना आपका सीपैक कामयाब हो सकता है, और ना ही पाकिस्तान जो है दुनिया भर में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यानी हमें हुकूमत से हटके रियासत पर का सोचना होगा। हमें अपने सियासी मफादात को छोड़ना होगा, हमें अपने फरोई अख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। हमें ये देखना होगा कि पसे पर्दा दुश्मन कौन है और पसे आयना कौन है, और उस मामलात को एक अपनी, जिस तरह से फौज ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चेंज की और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सबसे पहला दुश्मन जो है उसने भारत के बजाय पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुल्क दुश्मन अनासर को करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसी तरह से जो सियासी क़ुव्वतें हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, उनको यकजा होकर एक पॉलिसी बना लें। इस दफ़ा कम अज़ कम 70 साल में एक पॉलिसी बना लें कि इस दफ़ा क्या करना है हमने। मशरक़ी सरहदों की हिफाजत तो पाकिस्तानी अफवाज कर रही हैं, 70 साल से जो अफ़गान और पुख्तून अवाम जो कर रही थी, और आज उनके दरमियान जो फूट भारत की तरफ से अफगानिस्तान की शक्ल में आ रही है, उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को ना पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में कादिर खान यूसुफजई कराची स्टूडियो से हमारे साथ शरीक रहे। हमें पेशावर से ज्वाइन किया ब्रिगेडियर महमूद शाह रिटायर्ड ने, और जनरल खालिद नईम लोधी रिटायर्ड भी हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियासत की बात होनी चाहिए, और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा इस वक्त ये है कि जो इस वक्त एक्शन लिया गया बॉर्डर को सील करके, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से वो इंतहाई प्रॉम्प्ट एक्शन था, वो बिल्कुल सही सिमत में है। और साथ ही साथ हम भी अपने दुश्मन को पहचान रहे हैं, लेकिन खुद अवाम, जो अफगानिस्तान की अवाम है, अफगान अवाम है और अफगान हुकूमत है, उसको भी अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। उसको इस बात का इदराक होना चाहिए कि गैर मुस्तहकम और शोरश ज़्यादा अफगान जो है वो उसकी अवाम के लिए कितना जो है वो तबाही का बाइस होगा, साथ ही साथ अमेरिका और बिलखुसूस भारत के लिए वो कितना मुफाद में होगा। तो आज के प्रोग्राम को इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं, और हम एक बार फिर इस बात का इयादा करते हैं कि हम खित्ते में हर मुल्क के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन बराबरी के साथ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।